हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष राजपूत और आपका अपना चैनल पीयूष कोचिंग क्लासेस। तो बच्चों, हमने अपनी लास्ट क्लास में देखा था कि लाइट की नेचर क्या है। तो हमने देखा कि लाइट जो है ड्यूअल नेचर दिखाती है, यानी पार्टिकल भी और वेव भी। आज बच्चों हम कुछ यूज ऐसे कॉन्सेप्ट जो ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स में आते ही हैं और वो बहुत जगह इमेज फॉर्मेशंस में हो या फिर आपको किसी भी रे डायग्राम में यूज होते हैं। तो आज उन्हीं को हम पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो यूज होते हैं किस में बच्चों, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में। सबसे पहला पॉइंट आता है कि नॉर्मल इंसिडेंस क्या है या ग्रेजिंग इंसिडेंस क्या है। सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, नॉर्मल इंसिडेंस क्या होता है। नॉर्मल इंसिडेंस तो बच्चों देखो, हम किसी भी रे, कोई भी रे क्या होती है, तो आपको पहले मैं रे बता देता हूं। तो बच्चों रे का सिंपल सा मतलब है कि कोई भी लाइट जिस पाथ को फॉलो कर रही है वही पाथ हमारा रे है। जैसे ये एक स्ट्रेट लाइन पाथ पे जा रही है तो इसको हम क्या बोलते थे, रे। और जो रेका कॉम्बिनेशंस होता है उसे हम या ग्रुप ऑफ रे बोल सकते हो या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ रे बच्चों, इसे हम बोलते हैं बीम्स। क्या बोलते हैं, बीम्स। जहां पर बहुत सारी रेज आपको दिखाई दें। ठीक है भाई, तो समझ में आ गया रेस क्या है। रेस सिंपल सा आप ये कह सकते हो कि लाइट जिस पाथ को फॉलो कर रही है, जिस पाथ पे ट्रेवल कर रही है, वो हमारी रेज है। अब नॉर्मल इंसिडेंस की बात करते हैं। क्या है नॉर्मल इंसिडेंस? तो बच्चों ये आपका नॉर्मल होता है। इस नॉर्मल से ही हम किसी भी इंसिडेंट रे के एंगल को मेजर करते हैं। किससे? इससे। अगर मान लो कोई रे ऐसे इंसिडेंट हुई, ये आपकी क्या है, इंसिडेंट रे है। तो किसी भी इंसिडेंट रे का जो एंगल है वो बच्चों हमेशा किससे नापा जा रहा है, नॉर्मल से। ठीक है बच्चों, अगर कोई रे इस तरह से इंसिडेंट हुई है कि उसका इंसिडेंस एंगल 0 डिग्री है। क्या बोला मैंने, कि अगर कोई भी रे इस तरह से इंसिडेंट हो रही है कि उसका इंसिडेंस एंगल 0 डिग्री है तो उसे बोलते हैं नॉर्मल इंसिडेंस। तो क्या हुआ नॉर्मल इंसिडेंस बच्चों? तो हम ये कह सकते हैं कि नॉर्मल इंसिडेंस means angle of incidence is equal to 0 डिग्री। सही बात है, क्योंकि नॉर्मल से हम एंगल को मेजर कर रहे हैं और कोई रे ऐसे ही आ जाए तो उसका तो नॉर्मल से एंगल 0 डिग्री ही तो होगा भाई। यही इंसिडेंट रे है और यही क्या है, नॉर्मल। तो नॉर्मल से इंसिडेंट रे का एंगल कितना हुआ बच्चों, 0 डिग्री। क्लियर है इतनी बात? तो सबसे पहला पॉइंट समझ में आ गया कि नॉर्मल इंसिडेंस क्या है। तो सिंपल सी बात है, नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब होता है कि जिस रे का एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री हो। क्लियर है? सेकंड चीज आती है ग्रेजिंग इंसिडेंस। क्या होता है सेकंड? क्या है बच्चों, ग्रेजिंग इंसिडेंस। अब देखो बच्चों, ग्रेजिंग इंसिडेंस क्या है, अगर कोई इंसिडेंट रे कितने एंगल से इंसिडेंस हुए, 90 डिग्री से, उसे बोलते हैं हम ग्रेजिंग इंसिडेंस। तो समझ में आ गया बच्चों ग्रेजिंग इंसिडेंस क्या है। तो ग्रेजिंग इंसिडेंस का मतलब है सिंपल कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस बच्चों क्या है, 90 डिग्री। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा अगर 90 डिग्री होगा तो वो रे हमारी ग्रेजिंग इंसिडेंस होगी। कैसे? देखो ये आपका नॉर्मल है, कुछ रे ऐसे चली जाइए, तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो कितना है बच्चों, 90 डिग्री। यानी कि जो भी आप एंगल ऑफ इंसिडेंस मेजर करोगे नॉर्मल से करोगे। अगर कोई नॉर्मल के अलोंग ही आ रही है, यानी जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री है वो हमारा नॉर्मल इंसिडेंस है, और जिसका 90 डिग्री है वो हमारा ग्रेजिंग इंसिडेंस है। क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत तो नहीं? चलो बच्चों, अब देखो थर्ड पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, अगर कोई भी इमेज आपकी फॉर्म हो रही है, चाहे वो रिफ्लेक्शन से हो चाहे रिफ्रैक्शन से हो, किसी भी प्रोसेस के थ्रू कोई भी रेस फॉर्म हो रही है, वो इमेज फॉर्म हो रही है, तो उसके लिए कम से कम आपको बच्चों 2 रेस की रिक्वायरमेंट होगी। यानी मिनिमम कितनी रेस की रिक्वायरमेंट होगी, 2 की। तो कह सकते हैं एन इमेज formed either by reflection और refraction, रिफ्लेक्शन और
रिफ्रैक्शन मिनिमम 2 rays are required for image formation। कितनी बच्चों? आपको मिनिमम 2 रे की जरूरत पड़ेगी। क्लियर है इतनी बात? तो समझ में आ गया मैंने क्या बताया कि अगर आपको कोई भी इमेज फॉर्म करनी है तो उसके लिए आपको कम से कम 2 रे चाहिए ही। फटाफट से आप लिखो पहले, फिर मैं इसको हटा देता हूं। चलो बच्चों, लिख लिया गया? ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई कि भाई कि एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 0 डिग्री है तो हमारा क्या है? नॉर्मल इंसिडेंस है। और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसा है? 90 डिग्री है तो बच्चों वो हमारा क्या है? ग्रेजिंग इंसिडेंस है। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। अब मैंने आपको बताया कि आपको कम से कम 2 रे की जरूरत पड़ेगी किसी भी इमेज को फॉर्म करने के लिए। कम से कम 2 रे चाहिए। जैसे मान लो मेरे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है। अब इस कॉन्वेक्स लेंस में यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है बच्चों, ये इसका फोकस है, ये 2 टाइम्स ऑफ फोकस। अब मैं इसकी इमेज फॉर्म करना चाह रहा हूं तो मुझे कम से कम कितनी रे बनानी है? 2। तो एक रे मैं भेजता हूं किसके? पैरेलल। आपको पता है अगर कोई भी रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो फोकस से चली जाती है। ठीक है। और अगर कोई ऑप्टिकल सेंटर से जाती है तो बिना किसी डेविएशन के सीधी निकल जाती है। तो बच्चों इसकी इमेज फॉर्म हो गई है, हाँ या ना? तो आपको कितनी रेस की रिक्वायरमेंट पड़ी? 2। तो यानी कि अगर आपको कभी भी कोई भी इमेज फॉर्म करनी है, चाहे वो रिफ्लेक्शन से हो चाहे वो रिफ्रैक्शन से हो, आपको 2 रेज चाहिए कम से कम। क्लियर है इतनी बात? चलो बच्चों अब बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। अब देखो बच्चों, जो रिफ्लेक्शन फिनोमिना होगा वो आपका सिर्फ तभी हो सकता है जब आपकी सरफेस पॉलिश्ड सरफेस हो, यानी कि सिल्वर्ड सरफेस हो, तभी आपका रिफ्लेक्शन हो सकता है। यानी कि रिफ्लेक्शन इमेज फॉर्म बाय, ऐसे कह सकते हो कि इमेज फॉर्म बाय रिफ्लेक्शन only silvered surface, यानी कि इमेज फॉर्म बाय रिफ्लेक्शन ओनली सिल्वर्ड सरफेस। केवल सिल्वर्ड सरफेस की वजह से ही आपका रिफ्लेक्शन हो सकता है, अदरवाइज रिफ्लेक्शन नहीं होगा। जैसे मान लो आपके पास एक कॉन्वेक्स लेंस है और एक मैंने यहाँ पर रख दिया कॉनकेव लेंस। कोई भी रे गई, मान लो ये ऑब्जेक्ट है या रे जा रही है, अगर फोकस से जाती है या किसी भी एंगल पर अगर आप लोगे तो ये क्या काम करता है? रे को कन्वर्स करने का काम कौन करता है? कॉन्वेक्स लेंस करता है, और कॉनकेव लेंस उसको डाइवर्स करने का काम करता है। कोई भी रे आ रही है, सपोज करो ये यहाँ से रे गई ऐसे, तो इसने कैसे कर देगा? इसको कन्वर्स करने का काम करेगा, इसने ऐसे कर दिया, और ये क्या काम करेगा? डाइवर्स करने का काम करता है। यानी कि इसमें रिफ्रैक्शन हो गया, लाइट पास करके चली गई। यानी कि आपको रिफ्लेक्शन अगर करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक सरफेस को क्या करना पड़ेगा? जैसे यहां से कोई रे जा रही है, ये रह गई, इसने इसको कन्वर्स किया, और मैं अगर इसके रास्ते में एक प्लेन मिरर रख दूं तो वो इसको क्या कर देगा? जिस एंगल से आई थी उसी एंगल पर भेज देगा। तो यानी कि अगर आपको रिफ्लेक्शन करना है तो रिफ्लेक्शन आपका बच्चों तभी हो सकता है जब क्या है? एक आपकी सिल्वर्ड सरफेस है। ये कैसी सरफेस है बच्चों? तो ये आपकी सिल्वर्ड सरफेस है। क्लियर है बात इतनी? तो चारों पॉइंट क्लियर हो गए। पहला पॉइंट कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तो नॉर्मल इंसिडेंस है, 90 है तो ग्रेजिंग इंसिडेंस है। इमेज तभी फॉर्म्ड होगी जब आपके पास कम से कम 2 रेज हैं, और इमेज अगर रिफ्लेक्शन से हो रही है वो तभी हो सकती है जब आपकी सिल्वर्ड सरफेस हो। इतनी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? इसे आप फटाफट लिखें, फिर मैं इसको हटाता हूं। चलो बच्चों, तो ये हमारे तीनों पॉइंट क्लियर, चारों पॉइंट क्लियर होते हैं। ठीक है ना? चलो अब आते हैं बच्चों हम अपने 5th पॉइंट की ओर।
ये भी बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा कि भाई रियल ऑब्जेक्ट क्या है, रियल इमेज क्या है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या है, वर्चुअल इमेज क्या है, ये सब चीज़ें आपको देखने को बार बार मिलेंगी। इसलिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको दिमाग में होंगे तो ये ऐसे नहीं होगा कि आपको कोई दिक्कत आए। ठीक है, चलो बच्चों अगला 5th पॉइंट हमारा आता है। 5th पॉइंट क्या है? रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। पहले लिया हुआ है रियल ऑब्जेक्ट, दूसरा हमने ले लिया रियल इमेज। ठीक है बच्चों, फिर आज वर्चुअल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल इमेज। ये 4 चीजें हम देखते हैं। ठीक है भाई, जैसे बच्चों मान लो आपके पास एक मिरर है, प्लेन मिरर है। ठीक है, अब रेज हमारे पास कैसे भी आ सकती हैं। अब मान लो रेज ऐसे आई, ये रेज, तो ये इस रेज को यहां पर बनाएगा। ठीक है, यानी कि ये इसकी इमेज है। तो बच्चों जो आपकी ये जो रेज दिखाई दे रही हैं, अगर ये मिरर नहीं होता तो बच्चों ये रेज आपको पीछे दिखाई देती मिलती हुई ऐसे, हाँ है ना। तो ये हमारा जो है वो ऑब्जेक्ट है और ये हमारी क्या है? इमेज। तो बच्चों क्या हुआ, अगर आपका ऑब्जेक्ट कैसा है? स्टेम वर्चुअल। ध्यान रखना, जो आपकी ये डॉटेड लाइन नजर आ रही है, ये डॉटेड लाइन कह रही है कि ये ऑब्जेक्ट एक्चुअल में यहाँ नहीं है, ऑब्जेक्ट तो पीछे है, लेकिन इसकी जो इमेज बन रही है, तो आप इस इमेज के लिए ये मान सकते हैं कि इसका जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है वो ये है। यानी कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट जो होगा हमेशा आप डॉटेड लाइन से शो करेंगे और जो रियल होगा उसे आप डार्क लाइन से शो करेंगे। तो यहाँ पर ये क्या हुआ आपके लिए? एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट हुआ और ये क्या हो गई? आपकी रियल इमेज। क्लियर है इतनी बात? यानी कि ऑब्जेक्ट कैसा है? वर्चुअल है। इमेज कैसी है? रियल है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे? इस बार आप ऑब्जेक्ट को यहां रख दें, रे भेजेंगे, ये इस तरह से चली जाएगी। एक रे को ऐसे भेजें, ये भी ऐसे चलेगी, क्योंकि जिस एंगल पे इंसिडेंट होती है उसी एंगल से जाती है। तो इन दोनों रेस को अगर मैं पीछे प्रोड्यूस करूं तो ये आपको यहां मिलती हुई नजर आएगी। इस बार ऑब्जेक्ट कैसा है बच्चों? रियल है। कैसा ऑब्जेक्ट है? रियल ऑब्जेक्ट है। और इमेज कैसी है बच्चों? तो वर्चुअल है। क्लियर हो गई बात इतनी कि वर्चुअल इमेज और रियल क्या है? जहां पर रेज मीट नहीं कर रही है उन्हें एक्सटेंड करके मीट कराते हैं, वो हमारा वर्चुअल होता है। जहां एक्चुअल में मीट करती हैं वो हमारी रियल होती है। क्लियर है इतनी बात? चलो भाई और एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो कि आपके पास एक कॉन्वेक्स लेंस ले लिया, एक कन्वर्जिंग है, कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस तरह से रेज आएंगी, तो ये क्या करेगा? कन्वर्स कर देगा। और मैं इसके रास्ते में अगर एक प्लेन मिरर को रख दूं तो बच्चों ऐसे रेज आ रही हैं इस तरह से, और ये जाएंगे ऐसे। सही है? तो ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब अगर बच्चों ये हमारा मिरर नहीं होता रास्ते में, तो इसकी जो आपको इमेज है वो यहाँ पर कहीं बनती हुई दिखाई देती, ये वाली इमेज, हाँ है ना। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट कैसा है बच्चों? रियल। ये ऑब्जेक्ट कैसा है? रियल ऑब्जेक्ट है। क्लियर है? और इसकी जो इमेज बनती रही है ये आपके लिए क्या है? वर्चुअल है। अब इस मिरर के लिए ये एक ऑब्जेक्ट का काम करेगा और ये इसकी इमेज को कहाँ बना रहा है? मान लो ये बना रहा है, ये हो गई I2। और ये कैसी है बच्चों? तो ये रियल है। कोई दिक्कत तो नहीं? तो बात क्लियर हो गई? कोई दिक्कत इसमें कि भाई रियल ऑब्जेक्ट क्या है, रियल इमेज क्या है, कि भाई अगर हमारे पास रे एक्चुअल में मीट कर रही हैं तो वो हमारा रियल है। जहां मीट नहीं कर रही हैं आप उसको जो क्या कर रहे हैं? एक्सटेंड करके मीट करा रहे हैं, अपीयर हो रही है कि हाँ वहाँ मीट होगी, वो हमारी क्या है? वर्चुअल। और वर्चुअल को हमेशा हम डॉटेड से, और हमारे पास जो रियल होती है बच्चों उसे हम डार्क से शो करते हैं। क्लियर है इतनी बात? चलो बच्चों अब देखते हैं अपना 6th पॉइंट। एक और बात बच्चों कि अगर हमारी जो वर्चुअल इमेज होती है हम उसे स्क्रीन पे नहीं ले सकते। कहां पर? स्क्रीन पे। यानी कि वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी टेकन ऑन द स्क्रीन।
स्क्रीन पर आप नहीं ले सकते, ठीक है, लेकिन हम उसे अपनी आंख से देख सकते हैं। दे कैन बी सीन बाय आवर आइज। क्यों ऐसा होता है कि हम वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पर तो नहीं ले रहे लेकिन अपनी आंख से देख पा रहे हैं? उसका रीजन ये है कि बच्चों हमारी आंख में भी एक लेंस होता है, होता नहीं होता? हमारी जो आई होती है उसके अंदर एक कॉन्वेक्स लेंस होता है। क्या लेंस होता है? कॉन्वेक्स लेंस। अब बच्चों को जो कॉन्वेक्स लेंस है, ये आपका एक कॉन्वेक्स लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस के लिए वो ऑब्जेक्ट जो होता है वो एक रियल ऑब्जेक्ट होता है। समझ में आई बात मेरी? क्या कि हम उस जो हमारी वर्चुअल इमेज है उसे हम नहीं देख पा रहे स्क्रीन पे, लेकिन वो इमेज हमारी आंख में जो लेंस होता है उसके लिए क्या काम करता है? एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है वो जो इमेज थी, और वो उसको हमारी रेटिना पर फॉर्म करता है। समझ में आई ना? कि मतलब ये जो आपकी वर्चुअल इमेज है ये हमारी आंख के लिए एक ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, और ये जो ऑब्जेक्ट लेंस से इसकी इमेज को कहां पर बना रहा है? रेटिना पर बना देता है। क्लियर होगी बात? कि हम वर्चुअल इमेज को तो हम स्क्रीन पर नहीं देख पा रहे, लेकिन जो हमारी आंख है उसके लिए वो एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, और जो हमारी आंख में लेंस होता है उसकी इमेज को एक रियल इमेज बनाता है। कहां पर? रेटिना पर, जिसे हम देख पाते हैं। इतनी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं 6 पॉइंट में? बिल्कुल। तो जल्दी से इसे लिखो। तो बच्चों आपने देखा होगा कि हम जब रे डायग्राम बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट को कोशिश करते हैं कि इधर रखें लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये अगला आपका पॉइंट आपको याद रखना है कि नॉर्मली ऑब्जेक्ट इज केप्ट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है बच्चों? यानी कि जो भी हमारा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है उसकी लेफ्ट हैंड साइड में हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं। जैसे एग्जांपल मैं दे देता हूं कि एक कॉन्वेक्स लेंस है, आपने ऑब्जेक्ट यहां पर लिया हुआ है बच्चों, या आपने रे दी, कन्वर्ज होके किस पॉइंट पर मीट कर रही है, वो हमारी इमेज। क्लियर है? या और भी ले सकते हैं आप, आपने एक मिरर लिया हुआ है, रे गई, कन्वर्ज हुई, सही है? तो यानी कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो जनरली आप कहाँ रख रहे हैं? नॉर्मली आप उसे लेफ्ट हैंड साइड में रखने की कोशिश करें। ठीक है, इतनी बात। चलो अगले पे आते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए है। न्यूमेरिकल में सबसे ज़्यादा गलतियां करते हैं बच्चे, इसमें ध्यान से देखना एकदम। ये होता है बच्चों साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन क्या है? तो बच्चों न्यूमेरिकल्स में जो हम देखते हैं कि हम u, v, f किसको क्या साइन ले, और उसी साइन को अगर हम फॉर्मूले में पुट कर दें तभी हमारा सही आंसर आता है। तो आपको सबसे पहले दिमाग में क्या रखना है कि सबसे पहले ये देखो कि रे की डायरेक्शन क्या है। रे की डायरेक्शन क्या है? जैसे यहां पर आपका ऑब्जेक्ट है, अब ऑब्जेक्ट कहां पर है? लेफ्ट हैंड साइड में, यानी कि ऑब्जेक्ट की जो रे की डायरेक्शन है वो ऐसे है, इधर से चलेंगी रे। तो जो भी डायरेक्शंस होगी, यानी कि डायरेक्शन ऑफ रे जो है, डायरेक्शन ऑफ रेज, उसे बच्चों हम पॉजिटिव लेंगे। क्या लेंगे? उसे हम पॉजिटिव मानेंगे, और जो अपोजिट होगा उसे हम नेगेटिव लेंगे। ठीक है? और जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगा उसे हम पॉजिटिव मानेंगे, और जो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होगा उसे नेगेटिव। तो मैंने क्या बताया कि जिस डायरेक्शंस में रे ट्रेवल कर रही है उस डायरेक्शंस को हम पॉजिटिव मानते हैं, और जो हम मेजर करते हैं बच्चों, वो मेजर करने वाली चीज या तो ऑप्टिकल सेंटर से होगी जो भी डिस्टेंस लोगे, या पोल से होती है। ठीक है? अब देखो आप इसके डिस्टेंस को नाप रहे हो, तो आप यहां से चलोगे ना, ऐसे आप चले, तो आप कौन सी डायरेक्शंस में जा रहे हैं? तो आप डायरेक्शंस जा रहे हो रे ट्रेवल की अपोजिट डायरेक्शंस में। इसलिए बच्चों जनरली आपने मैक्सिमम u को हमेशा निगेटिव ही देखा होगा, हाँ है ना? अब मान लो ये इसकी इमेज बनाता है कॉन्वेक्स लेंस, आपको दो रे बनानी ही पड़ेंगी, एक पैरेलल बना दो, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से बना दो, कहीं ना कहीं तो मीट करेंगे ही बच्चों। ठीक है ना? तो ये कहीं यहां पर मीट होती है। अब देखो ये इसकी क्या है बच्चों? V है।
अब आप देखो आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो, इसी डायरेक्शन, यहाँ से नापोगे ना, इस जगह से आप नापना शुरू करोगे तो आप इधर ही नाप रहे हो, आप ऐसे जा रहे हो v को नापने के लिए, तो वो रे की डायरेक्शंस में ही है, तो इसलिए बच्चों ये जो v होगी ये कैसी होगी, पॉजिटिव। तो आपको क्या दिमाग में रखना है कि जो रे की डायरेक्शंस है, रे जिस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, वो चाहे वो लेफ्ट में हो चाहे वो राइट में हो, किसी में भी हो, रे डायरेक्शन, जनरली बच्चे क्या सोचते हैं जो चीज़ लेफ्ट से आ रही है उसे हम क्या सोचते हैं, पॉजिटिव। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप इस ऑब्जेक्ट को इधर रख दो तो रे की डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी, ऐसी तो हो जाएगी। अगर आप इस ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दो तो इस बार रे अब ऐसे चलेगी, तो आप इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानोगे, और आप ऐसे मेजर करने जा रहे हो तो यू तब भी क्या होगी, नेगेटिव। क्लियर है? बस आपको सबसे पहले देखना है कि रे किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, उस डायरेक्शन को आपको पॉजिटिव मानना है। जो भी डिस्टेंस आप मेजर करोगे वो या तो ऑप्टिकल सेंटर या पोल से होगा। जैसे यहाँ पर आपका कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये आपकी इमेज बन रही है, तो बच्चों ये जो है देखो आप, ये जो डायरेक्शंस है ये हमारी पॉजिटिव है। अब अगर मैं ऐसे नापूं तो बच्चों u भी हमारी कैसी है, निगेटिव है, और ये जो v है ये भी कैसी है, निगेटिव है। क्लियर है इतनी बात? तो आपको क्या दिमाग में रखना है कि जो रे की डायरेक्शंस है वो आपकी पॉजिटिव होगी, उसके अपोजिट आपकी निगेटिव होगी। जो इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो उसकी हाइट को पॉजिटिव और नीचे है तो निगेटिव लेंगे। क्लियर है इतनी बात? और ऐसा भी होता है कुछ क्वेश्चनों में कि एक से ज़्यादा साइन कन्वेंशन भी यूज़ हो जाते हैं। जैसे अभी सब फटाफट लिखो जरा, मैं देखता हूँ फिर कि कैसे एक एग्जाम्पल में दिखाऊंगा आपको। लिख लिया? चलो भाई देखो बच्चों, एक एग्जाम्पल में लेता हूँ जिसमें आपको दो साइन कन्वेंशंस दिखाई दें। देखो बच्चों, मान लो आपके पास कोई स्फेरिकल गिलास है ये, ठीक है, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, इसको सिल्वर्ड कर दिया। क्लियर है? कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ पर मान लो ऑब्जेक्ट है, अब रेस ट्रेवल करी, यहाँ से गई रे, तो ये वाली डायरेक्शन आपके लिए क्या हो गई, पॉजिटिव, और ये जाके कहीं यहाँ पे ऐसे मिली। क्लियर है? अब देखो ये अब इधर से जाएगी रे, तो इस वाले केस में ये पॉजिटिव थी, लेकिन अब जो डायरेक्शंस हो जाएगी इसमें ये हो गई, और ये यहाँ पर आएगी और ये किसी पॉइंट पर आपको दिखाई देगी। क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत तो नहीं? तो मैंने क्या बताया, जो आपको ए, ये बी और ये सी, 3 पॉइंट मैंने लिए हैं। जब मैं इस वाले पॉइंट से देखूं तो रेस किधर से आ रही है, इधर से, तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, ठीक है। लेकिन जब मैं यहाँ से देखूंगा बच्चों, अब रेस किधर से आ रही है, तो ये, तो मैं इसके लिए ये डायरेक्शन पॉजिटिव होगी। क्लियर आ रही ना बात? वो आपको देखना है कि रे की डायरेक्शन क्या है। जो रे की डायरेक्शन है वही आपके लिए पॉजिटिव है, अदरवाइज उसका उल्टा निगेटिव ही होगा। क्लियर है इतनी बात? चलो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, 9th। अब देखो बच्चों, जो मिरर होते हैं, मिरर के जितने भी ये वाले हिस्से हैं मिरर के, इस वाले में ये चीज़ हम रियल लेते हैं, और रियल चीज़ को आप डार्क से शो करोगे। किससे शो करोगे बच्चों? डार्क से। और जो इसका ये वाला हिस्सा है, इस वाले हिस्से को, ये हमारा क्या होता है, वर्चुअल होता है, और इसको हम डॉटेड से शो करेंगे। किससे? डॉट से। क्लियर है इतनी बात? ये हमारे लिए डॉटेड है और ये हमारे लिए रियल है। जो रियल है वो डार्क है और वो हमारे लिए डॉटेड है। और जितने भी मिरर होते हैं उन मिरर में आप दोनों तरफ ऑब्जेक्ट नहीं रख सकते, सिर्फ उधर ही रखोगे जिधर आपके पॉलिश्ड नहीं है। पॉलिश्ड की दूसरी सरफेस के ही रख सकते हो। ऐसे तो है नहीं कि बच्चों की आपने यहाँ पर मिरर है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट रख दिया तो आपको इमेज दिखाई देगी, नहीं दिखाई देगी। लेकिन लेंस के केस में ऐसा नहीं है बच्चों। लेंस के केस में आप ऑब्जेक्ट इधर भी रख सकते हैं और ऑब्जेक्ट इधर भी रख सकते हैं। ऑब्जेक्ट दोनों तरफ हो सकता है। किस केस में? लेंस में। क्योंकि लेंस में बच्चों आपका दोनों ही ट्रांसपेरेंट कैसी होती हैं, सरफेस हो सकती हैं, इसलिए आप दोनों तरफ ऑब्जेक्ट रख सकते हो। या तो आप लेफ्ट साइड में रख दो या राइट साइड में। क्लियर है इतनी बात? अब लेंस के लिए जो इमेज बनती है बच्चों वो रियल बनेगी, हाँ या ना? तो अगर ऑब्जेक्ट आपका इधर है तो आपने इसको रियल बनाया और इधर जो इमेज होगी वो आपकी कैसी होगी? वो भी आपकी रियल होगी।
इतनी बात क्लियर है। मैंने क्या बताया कि जो हमारे मिरर होते हैं उनका ये वाले हिस्से हमें रियल होते हैं जिसे हम डार्क से शो करते हैं, और अगर इमेज इधर बन रही है बच्चों तो वो हमारी वर्चुअल होती है। हाँ, हम इमेज इधर बनेगी तो वो डार्क ही होगा, यानी इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड आपको नज़र आ रही है वो आपकी डार्क होगी, और जो आपकी राइट साइड नज़र आ रही है वो आपकी डॉटेड होगी। क्लियर है। ऑब्जेक्ट मिरर में सिर्फ एक ही तरफ रख सकते हो जिधर पॉलिश्ड नहीं है, दूसरी तरफ नहीं रख सकते। लेंस में आप दोनों तरफ ऑब्जेक्ट रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है इतनी बात। चलो बच्चों अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। 10th क्या कहता है बच्चों? 10th कहता है कि अगर कुछ ऐसे स्टेप्स होते हैं, जैसे एक होते हैं टोटल स्टेप्स, एक होते हैं रिड्यूस स्टेप्स। दो चीजें हैं, एक क्या है टोटल स्टेप्स एंड रिड्यूस्ड स्टेप। क्या है ये? जैसे मैं एक लेंस लेता हूं, ठीक है, और एक मिरर ले लिया, दो चीजें मेरे पास हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट लिया हुआ ही, तो पहले क्या होगा, रेज जाएगी, ये हो गया वन स्टेप, इससे रिफ्रैक्शन होगा, ओके। फिर इसकी इस वाली सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा, चलो भाई दो स्टेप। फिर इससे क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, तीसरा स्टेप। फिर क्या होगा, इस वाली सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है ना, और फिर फाइनली आपका कहीं इमेज गुम होगी। सही है। तो देखो इसके अंदर क्या हो रहा है, अगर आप देखो तो आपको 5 स्टेप्स नजर आ रहे हैं। पहला, इस सरफेस से रिफ्रैक्शन, इससे रिफ्रैक्शन 2, रिफ्लेक्शन 3, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन 5। तो अगर मैं टोटल स्टेप्स देखूं तो बच्चों वो 5 स्टेप्स हैं टोटल, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं रिड्यूस स्टेप्स देखूं तो सिर्फ 3 है। क्या है? सिर्फ 3 स्टेप्स रिड्यूस स्टेप्स हैं। क्यों? क्योंकि जब बच्चों आप लेंस फॉर्मूला लगाते हो तो आप दोनों से थोड़ी ना करते हो, एक बार में ही लेंस से रिफ्रैक्शन करोगे। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, लेंस, इस लेंस से रिफ्रैक्शन, फिर क्या करोगे, रिफ्लेक्शन, किससे, मिरर से, और फिर फाइनली लेंस। क्लियर है इतनी बात? तो टोटल स्टेप्स आपको समझ में आ गए। इसमें 3 फिनोमिना ही आपको दिख रहे हैं, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। 2 बार रिफ्रैक्शन लेंस से, एक रिफ्लेक्शन इससे, फिर 2 बार रिफ्रैक्शन इससे। लेकिन रिड्यूस स्टेप्स देखें तो रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, यानी पहला लेंस, फिर मिरर, फिर लेंस। क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत तो नहीं? चलो तो बच्चों इसे जल्दी से नोट कर लो, फिर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और देखते हैं। 10th हमारे पॉइंट हो गए हैं। चलो भाई अब आते हैं हम 11th की ओर। तो बच्चों आपने कई बार सुना होगा कि इमेज फॉर्म हो रही है कहाँ पर, इन्फिनिटी पर। इसका मतलब क्या है इसे भी देख लेते हैं। कई बार हम सुनते हैं कि इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। तो ये क्या है, चलो इसको भी देखते हैं। 11 पॉइंट की ओर बढ़ते हैं बच्चों। क्या है 11 पॉइंट? ये है हमारे पास इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। क्या है इसका मतलब? देखो भाई बच्चों, रेज अगर हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाए, किसी भी रिफ्रैक्शन फिनोमेना में हो चाहे रिफ्लेक्शन में, रेज कैसी हो गई हैं, ये मान लो कोई फोकस पर ऑब्जेक्ट रखा था और आफ्टर रिफ्रैक्शंस रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गए, ठीक है। किसके पैरेलल होगी? प्रिंसिपल एक्सिस के। अब बात बताओ, क्या अगर मैं यहाँ पर कोई स्क्रीन रखूँ तो मुझे इमेज मिलेगी? बिल्कुल नहीं मिलेगी। अगर हम इसके बीच में कहीं पर भी स्क्रीन को रख दें, किसको? स्क्रीन को रख दें, तो क्या कहीं भी इमेज बन पाएगी? नहीं बन पाएगी, इमेज नहीं बन सकती। लेकिन अगर यही रेज हमारी आंख पर इंसिडेंट हो, किस पर बच्चों? हमारी आंख पर। और मैंने आपको बताया है कि हमारी आंख में जो लेंस होता है बच्चों वो एक कॉन्वेक्स लेंस होता है, यानी कन्वर्जिंग लेंस होता है। तो ये जो रेज आ रही हैं पैरेलल, ये रेज क्या करेंगी? आपको रेटिना पर दिखाई देगी इसकी इमेज। सही है इतनी बात? कोई दिक्कत तो नहीं? तो इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी का क्या मतलब है कि जो रेज आफ्टर रिफ्रैक्शंस पैरेलल हो गई हैं, आप कितने भी उसमें उनके बीच में कोई स्क्रीन रख लो, आपको कोई इमेज बनती नहीं दिखाई देगी। लेकिन जब वो हमारी आंख पर इंसिडेंट होती हैं तो बच्चों हमारी आंख एक कॉन्वेक्स लेंस रखती है, तो जिससे हमारी इमेज कहाँ पर दिखेगी? रेटिना पर दिखेगी। क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत तो नहीं? चलो बच्चों, विजुअल एंगल,
विजुअल एंगल। क्या है विजुअल एंगल? तो बच्चों जो भी ऑब्जेक्ट हमारी इमेज, हमारी आंख पर जो एंगल बना रहा है, जो ऑब्जेक्ट हमारी आंख पर एंगल फॉर्म करता है, वही हमारा विजुअल एंगल है। तो क्या हुआ विजुअल एंगल? यानी कि एंगल सबटेंडेड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑन आवर आइज। सही है। और आपने देखा भी होगा कि अगर हम कोई ऑब्जेक्ट पास से देखते हैं, जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट एकदम पास में रखा हो, ये तुम्हारी आंख पे है, तो ये एंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है ना। तो ये जो एंगल है आपको बड़ा नजर आएगा, इसे मैं θ1 नाम दूं। इसी ऑब्जेक्ट को मैं दूर रख दूं तो ये जो एंगल बनाएगा बच्चों तुम्हारी आंख पर, वो कैसा होगा? ये एंगल आपका छोटा होगा। क्या ऑब्जेक्ट छोटा बड़ा नहीं हुआ या नहीं? ऑब्जेक्ट की तो एक्चुअल हाइट उतनी ही है, लेकिन जैसे जैसे ऑब्जेक्ट दूर जाता है तो तुम्हारी आंख पर जो बनने वाला एंगल होता है बच्चों को छोटा होता है। तो एंगल अगर छोटा होता चला जा रहा है तो आपको ऑब्जेक्ट भी छोटा नजर आएगा, लेकिन उसकी एक्चुअल हाइट नहीं घटी। अगर मैं इस मार्कर को बहुत पास से देखता हूं तो मुझे बहुत बड़ा नजर आएगा, जैसे ही मैं इसे दूर लेता चला जाऊंगा तो मेरी आंख पर जो बनने वाला एंगल होगा वो बच्चों छोटा होगा। क्लियर है? तो विजुअल एंगल क्या हुआ कि जो ऑब्जेक्ट हमारी आंख पर एंगल फॉर्म करता है वही हमारा विजुअल एंगल है। चलो भाई बच्चों अगले पॉइंट की ओर आते हैं। कभी कभी आपने सुना होगा कि जो फाइनल इमेज है वो वहीं पर बन गई जहां पर ऑब्जेक्ट था, यानी कि फाइनल इमेज कोइंसाइड विद ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, ऐसा कब होता है? तो बच्चों ऐसा तभी हो सकता है जब आपकी रेज नॉर्मल इंसिडेंस हो। जैसे ये आपके पास एक क्या है, प्लेन मिरर है, और रेज अगर इस पर नॉर्मल इंसिडेंट हो रही है तो भाई वो कैसी होगी? कोइंसाइड होगी। या फिर आपके पास कोई स्फेरिकल गिलास अगर आप लेते हैं तो ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर है, रेज जाएगी, ठीक वैसे ही वापस आ जाएगी। क्लियर है? यानी कि जब भी वो कैसे इंसिडेंस हो रही है, नॉर्मली इंसिडेंट होती है उस सरफेस के, तो जैसी जाती है वैसे ही वापस आ जाती है। क्लियर है? इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं। तो कुछ ही बच्चों हमने बेसिक पॉइंट्स देखे, और ये जो बेसिक पॉइंट्स हैं हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में जितने भी हम रे डायग्राम बनाते हैं, बहुत सारी चीजें देखते हैं, तो उसमें ये बार बार आते हैं। क्लियर है? इतनी बात, तो इसे आप जल्दी से लिख लो। लिख लिया आपने? तो बच्चों आज की क्लास में सिर्फ हमारा इतना ही। थैंक यू।